हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट और आज हम उसका सेकंड पार्ट और इस यूनिट का जो आगे का टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके डायमेंशंस हैं, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीजों को कवर करेंगे। कल हमने ये जाना कि बेसिक बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उन सारी चीजों को समझा, उसका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किया था। आज हम आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये क्लियर है ना? जो बाहरी वातावरण या आंतरिक वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है एक व्यापार पर, उसको हम बिजनेस में किस प्रकार से देखते हैं वो हमने समझा और जाना था। आज हम देखेंगे कि व्यावसायिक जो वातावरण होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, जब विशेषता की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग बहुत सारे आयाम होते हैं। अलग अलग तरीके से उन चीजों को हम सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये चीजें एक व्यापार पर इफेक्ट डाल रही हैं, किस तरीके से वो जो चीजें हैं वो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं जो आगे चल करके उसका जो आउटकम रिजल्ट आना है उन चीजों को प्रभाव डालेंगी। क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। चलिए हम बिना देर करते हुए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट जो वर्ड है वो है आपका टोटलिटी, संपूर्णता या समग्रता। हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में संपूर्णता, हमने देखा था ना बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बाहरी और आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी फैक्टर्स होते हैं एनवायरमेंटल, वो बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जो अंदर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स हो रहे होते हैं उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं, वर्किंग कैपेसिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो टोटल हो रही है ना, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें आपके इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब संपूर्णता। इसकी विशेषता ही यही है। बिजनेस के वातावरण में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही है, दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता तो अल्टीमेटली बिजनेस पर ही है। क्लियर है? अब देखिए अगला क्या लिखा हुआ है आपका, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स या विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियां। अब हम यहाँ पर दो तरीके से इन चीजों को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। एक हम स्पेसिफिक चीजें देख रहे हैं और दूसरी हम जनरलाइज्ड वे में देख रहे हैं। जनरलाइज चीजें क्या होंगी, जनरलाइज फोर्सेस क्या क्या होंगे। जनरलाइज फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो सामान्य रूप से हो रहे हैं, जनरल वे में वो चीजें इफेक्ट करती हैं। बताइए, जब कभी भी बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ, कोई भी वो बिजनेस कर रहा हो, उस पर जो कॉमनली जो फोर्सेस लगते ही लगते हैं वो कभी भी आके लग सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो समाज हो सकता है, क्योंकि हम समाज में रह करके कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सब जनहित के लिए हो रहा है ना, जन सामान्य के लिए हो रहा है। वही तो हमारे कस्टमर है, पब्लिक ही हमारी कस्टमर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपके कस्टमर्स हैं वो कौन है? वो पब्लिक है, समाज है, सोसाइटी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जनरल जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा सोसाइटी। क्लियर है? एक तो सोसाइटी हो गया, दूसरी चीज और क्या हो सकती है बताइए? जनरल चीजें क्या हो सकती है? सोसाइटी हो सकती है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल, जब भी कभी पार्टीज में चेंजेस होते हैं, हमने पढ़ा था इंटरनल एक्सटर्नल में, याद है बहुत अच्छे से आप सभी को लास्ट क्लास में। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जनरलाइज पॉलिटिकल पार्टीज एवरी 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं, चीजें चेंज होती हैं, लोकल बॉडीज भी चेंज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पार्टीज भी चेंज होती हैं। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है क्या वही हमेशा रहेगी? हाँ, ये हो सकता है कि कई सालों तक लगातार वही पार्टी हो, पर उसके सदस्य परिवर्तित हो जाते हैं, तो चेंजेस तो आ रहे हैं ना कहीं ना कहीं। और वो चीजें किस प्रकार से इफेक्ट डालती हैं बिजनेस पर? वो चीजें बिजनेस पर इफेक्ट डालती हैं क्योंकि वो अपने अनुरूप उस क्षेत्र के कार्यों को विभाजित करती हैं, उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनका इंटरफेरेंस, उनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज, क्लियर है आप सभी को? अब आप समझ पाए जनरल फोर्सेस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। जनरल फोर्सेस में इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी आते हैं इसी में, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बट हमको एक जनरलाइज वे में समझना है कि किन किन फैक्टर्स की बात की जा रही है।
अब अगर हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए अगर जनरल और स्पेसिफिक की हम बात करें ना, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो स्पेसिफिक होंगे, जो होंगे ही होंगे। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपके इन्वेस्टर्स भी होंगे, आपके पार्टनर्स भी होंगे, तो वो भी तो इंटरफेयर कर सकते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट में, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मे बी जो आपका जो इन्वेस्टर है, जो आपका पार्टनर है, इन्वेस्टर है, उसका माइंडसेट कुछ चेंज हो रहा है, या उसको कुछ और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जहां पर उसने आपके यहाँ पर इन्वेस्ट किया, बट मे बी उसके साथ ऐसा हो सकता है कि उसको कहीं और से बहुत अच्छा ऑफर या अपॉर्चुनिटी आए, तो वो बोल सकता है आपसे, डिमांड कर सकता है चीजों की, एक्स्ट्रा चीजों की डिमांड कर सकता है। आपका कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट हो सकता है कस्टमर की डिमांड चेंज हो, कस्टमर का मूड चेंज हो, कस्टमर नई तरीके की चीजें चाहता हो, या कस्टमर आपके प्रोडक्ट से उतना सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हो, या कस्टमर हो सकता है अपडेटेड चीज चाह रहा हो। तो ये सारी चीजों में आपके इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कस्टमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उस पर इफेक्ट आ रहा है। तो ये चीजें स्पेसिफिक होती हैं क्योंकि आपके कस्टमर स्पेसिफिक हैं। आप जिस भी ब्रांड का, जिस भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन में आपका कस्टमर जो मार्केट होता है वो फिक्स मार्केट होता है कि ये हमारा मार्केट है, हमारा टारगेटेड मार्केट है, इसको फोर्स करना है, तो उस टारगेटेड मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? तो वो चीजें आपकी स्पेसिफिक होंगी, वो चीजें आपकी, तो क्या चीजें, क्या मैंने आपको कौन से फोर्सेस बताए, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं वो, ठीक है, कस्टमर्स हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या आता है, आप समझिए ये जो विषय है ये बहुत ही सामान्य है, इतना जटिलता से मत समझिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुत कठिन लग रहा है, या सडनली ये सब व्यापार से संबंधित किस प्रकार की बातें आ गई, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार व्यापार नहीं कर रही है, सरकार भी व्यापार करती है। मैं आपको बीच बीच में उदाहरण के माध्यम से बताती जाऊंगी, सरकार भी व्यापार करती है, इसीलिए हम यहाँ पर सारे आयामों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें होती हैं, और ये सारी चीजों में मैनेजमेंट का कहाँ रोल आता है कहीं ना कहीं। अब देखिए अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं ना, जब आप बिजनेस के वातावरण को समझते हैं, तो ये सारी चीजों को समझ करके आप अपनी प्लानिंग जब आप कर रहे हैं, तो उसमें पॉलिसी मेकिंग में, रूल्स रेगुलेशन में आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। बिजनेस में प्लानिंग चाहिए है ना, तो बिजनेस की प्लानिंग को बेहतर करने के लिए हमको अवेयर रहना पड़ेगा। फ्यूचर में अपडेशन के लिए R&D चलता रहता है हमेशा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी तो आपको जानना पड़ेगा ना कि आउटर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनली क्या हो रहा है, आपको एक अलर्टनेस बना के रखनी पड़ेगी। इसीलिए हम इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको जान रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पर विशेषताओं की बात कर रहे थे ना, तो आपकी थर्ड विशेषता आती है इंटर रिलेटेडनेस, इंटर रिलेटेडनेस या फिर अंतर संबंधित। अब बताइए इंटर रिलेटेडनेस, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, बाहरी या आंतरिक, सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो होती ही होती हैं। एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, जुड़ी होती है या नहीं होती है? बताइए आप सभी। बिल्कुल जुड़ी होती है, 100% जुड़ी होती है। अब इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज को आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं कि लोग हैं, लोगों की मेंटालिटी टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, समय के अनुरूप लोगों का जो तौर तरीका है, जो रहन सहन है, वो परिवर्तित होता है। जैसे आज के समय में ही आप देख सकते हैं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होने के पीछे क्या कारण है? अब आप बोलेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है, वो कैसे समझ सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप देखिए आज के समय में आप देखेंगे मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जो भी उनका जो अमाउंट है उसको हम सेव करने की जगह वो खर्च करना पसंद करते हैं, वो ब्रांडेड क्लोथ्स, शूज, ये सारी चीजें लेना पसंद करते हैं, शॉपिंग के लिए या टूर्स पे जाना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें। तो आज के समय में ट्रेंड चेंज हुआ। जो पहले के टाइम के लोग थे वो सेविंग पर ज्यादा फोकस करते थे, अगर उनको इन्वेस्ट करना होता था तो वो लैंड लेते थे या गोल्ड लेते थे, उन चीजों में इन्वेस्ट करते थे। बट आज के टाइम का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, आजकल लोग घूमना पसंद करते हैं कि जिंदगी जितनी है उसको उतना ही हम इंजॉय कर लें, हमें नहीं पता कल हम हैं या नहीं है, तो उनका एक अलग कंसेप्ट आ गया। समय के अनुरूप लोगों की सोच में परिवर्तन आया ना, लेकिन चीजें इंटर रिलेटेड कैसे हो रही है? अब देखिए लोगों की सोच में परिवर्तन आया,
लोगों ने अच्छे अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना शुरू किया, अच्छी अच्छी टाइप की चीजें यूज करना स्टार्ट किया, कॉस्मेटिक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीजों से मार्केट में इन चीजों की डिमांड बढ़ी। बिजनेस में डिमांड एंड सप्लाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पर डिमांड आएगी तो आपको उसकी सप्लाई के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो ये चीजें इंटर रिलेटेड हुई ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उस चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे, बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। तो यही तो देखा जा रहा है ना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है जिनको आप ग्रैब कर रहे हो। बिजनेस करने का तरीका ही यही होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा इंटर रिलेटेड, तो आप समझे लोगों के अंदर जो परिवर्तन आया उसके साथ साथ एक कारण और है, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्रीज हुई। कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियां दोनों इक्वली अर्न करने लगे। पहले के टाइम पर लड़कियां अधिकतर घर में काम करती थी, ऐसा नहीं था कि 100%, बहुत सी फीमेल्स थी जो वर्किंग थी, बट आज के टाइम पे मोस्टली गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर वर्किंग टुगेदर। तो अब समझिए आप कि जब दोनों काम करते हैं तो इनकम भी इंक्रीज होती है, तो फिर स्पेंड जो उनका एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता है कहीं ना कहीं। यही सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर खर्च करना है तो खर्च करने के लिए इनकम भी आ रही है, सब कुछ संबंधित है एक दूसरे से। जो वातावरण में भी परिवर्तन हो रहा है वो सब कुछ भी एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं बिजनेस के वातावरण में जो चेंज आ रहा है। लोगों को क्लोथिंग पैटर्न में चेंज आया, लोगों ने अब लोकल की जगह लोकल वेंडर से लोकल शॉपिंग की जगह लोगों ने मॉल से शॉपिंग करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स चेंज आया। और वो चेंज कैसे आया? उनकी इनकम इंक्रीज होने पर, उनका ट्रांसफर होने पर, दूसरी बड़ी बड़ी सिटीज में उनके शिफ्ट होने के कारण। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्लियर है ये वाला पॉइंट आप सभी को? अब देखिए नेक्स्ट इज डायनेमिक या गतिशील। गतिशील प्रकृति है, जैसे कि हम बार बार देख रहे हैं कहीं ना कहीं डायनेमिक होता है नेचर बिजनेस में। बार बार ये एक स्टेबल प्रोसेस तो नहीं है कि स्टेबल है और कभी भी चेंज नहीं होगी, समय के अनुरूप चेंजेस होते ही जा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट ऑप्शन में देखा था अंतर संबंधी या इंटर रिलेटेड हो रही है, वही चीज को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रोसेस तो ऑन गोइंग है ना, आज लोगों ने इस चीज को प्रेफरेंस दिया है, मे बी कल वो हो सकता है कि वापस से उसी ट्रेंड में आ जाए कि नहीं ये सारी चीजें वेस्टेज ऑफ मनी है, हमको बेसिक चीजों में रहना है। या जो गांधीवादी जो बात थी कि हम अपने देश का ही कपड़ा यूज कर रहे थे, खादी को प्रमोट किया था उन्होंने, तो उस चीज को प्रेफरेंस देने लगे हम। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो आज हमारे देश में हम ब्रांडेड क्लोथ्स जो हैं या जो ऐसी चीजें हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो फॉरेनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिक हमारे जो इंडियन चीजें हैं उनको प्रेफर करते हैं। वो लोग वहां पर मड हाउस बना रहे हैं या मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं या पत्तलों में खा रहे हैं। एक बहुत कॉमन सी चीज है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारे यहाँ पर बहुत ऐसी बेसिक जो चीजें हैं, लाइक जो बेसिक मिट्टी से लोग नहाया करते थे, वो चीजों को आजकल फॉरेनर्स जो है वो प्रॉपर सोप बना के उसका प्रॉपर प्रमोशन कर रहे हैं और उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अब बताइए, ये तो हमारे यहाँ पर पहले से है ना, पर हमने उस सभ्यता को त्याग दिया है और हम जो है वो बिल्कुल मॉडर्न आर्टिफिशियल चीजों का उपयोग कर रहे हैं। और जो फॉरेनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे देश की जो सभ्यता की अच्छाइयां थी वो उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये तो खैर एक अलग मुद्दा था, पर आप समझ सकते हैं कि लोगों में कैसे परिवर्तन आता है। जस्ट बिकॉज उनकी कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है, तो डेवलप्ड कंट्री में वो ये सारी चीजों से होकर के गुजर चुके हैं और उन्हें सच्चाई पता है कि सही क्या है और क्या नहीं। और अभी हम डेवलपिंग स्टेज में उस भ्रम में जीवन को जी रहे हैं। क्लियर है? गतिशील प्रकृति है, तो कहीं ना कहीं अभी हम डेवलपिंग है, इसलिए चेंजेस बहुत ज्यादा आते जाएंगे। अगर हम इंडिया में देख रहे हैं ना तो बहुत फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बहुत फास्ट मूविंग हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि आज हमारे बिजनेस में, आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें रन हो रही हैं वो कल एग्जीक्यूशन में अगर हम लाते भी हैं तो कल वो चीजें हमारी प्रॉपर चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कि अगर कोविड के टाइम का अगर आप लेते हैं तो कोविड के टाइम पे जिन लोगों के बिजनेस बहुत प्रॉपर चल रहे थे, सडनली एक ऐसी डिसीज आई जिसने कि पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पर लोगों को बिल्कुल शांत कर दिया या बोल सकते हैं रोक दिया। पूरा जो संसार है वो थम गया, जिसके विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। इस प्रकार की जो आपदा है ये कभी भी जीवन में आ सकती है। तो व्यापार में भविष्य में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लाइक जैसे कोरोना आया या कोई प्रकार का कभी दिन
दूसरी प्रकार की आपदा आती है या कभी भूकंप आता है या कोई भी इस प्रकार की जो आपदा आती है, उसके विषय में हमें पहले से जानकारी नहीं होती, हम कभी उस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु वो परिवर्तन आता है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आया है, उस चेंज के विषय में भी हमने पहले इतना नहीं सोचा था, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, पर नाउअडेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डे बाय डेज इसका जो यूजेज है वो बढ़ता जा रहा है। तो क्लियर है कि ये जो प्रक्रिया है ये अनिश्चित है, बहुत सी चीजों की फिक्स्ड नहीं होती, अनसर्टेन होती है, जिनको कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अब देखिए अगला आता है जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी। अब यदि हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो बिजनेस में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको कि चेंज करना इतना इजी नहीं है। एग्जैक्टली आप समझ रहे हैं, हम चेंज करते हैं, अपडेटेड करते हैं चीजों को, इनोवेशन करते हैं। बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चेंज नहीं ही करना है, मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि बिजनेस में बहुत सी चीजें जटिल होती हैं, चेंज तो करना है, टेक्नोलॉजिकली अपडेशन करना है या जो भी बेसिक मैनेजमेंट में अपडेशन रिक्वायर्ड है वो करना है, परंतु हर चीज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्या आप 100% जो आपका बिजनेस है उसको चेंज कर देंगे तो उसका जो मूल भाव है वही खत्म हो जाएगा। अगर किसी का जो फॉर एग्जांपल किसी का स्वीट्स का शॉप है, अगर स्वीट्स का शॉप है उस पर्टिकुलर पर्सन का, जो उसका ट्रेडिशनली उसके दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है, तो उनके बिजनेस का जो उस पर्टिकुलर स्वीट को बनाने का जो पैटर्न है वो उसी तरीके से चला आ रहा है और लोग उसको वैसा ही पसंद करते हैं। परंतु अब क्या आया, अब चीजें चेंज हुई, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोग उतना स्वीट कंजम्पशन करना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसका बिजनेस में तो इफेक्ट आएगा, नो डाउट। स्वीट कंजम्पशन नहीं होगा और वो कर भी कैसे रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं। अगर वो चेंज करना चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि शुगर फ्री के फॉर्म में उसको बनाना चाहेंगे, पर हो सकता है मे बी कि जो दूसरे कस्टमर्स हैं वो पसंद ना करें, तो उसको वहां पर ये निर्णय लेना होगा कि हम किस प्रकार से अपनी दोनों चीजों को बैलेंस कर पाए। बहुत सी चीजें बहुत जटिल होती हैं, इतना आसान नहीं होता सारी चीजों को परिवर्तित कर पाना। तो बिजनेस में बहुत सी चीजें जो हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इजी नहीं है चेंज करना। नेक्स्ट, रिलेटिविटी या सापेक्षता। रिलेटिविटी की यदि हम बात करते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो बिजनेस होता है वो हर प्लेस का डिफरेंट होता है। आपका जो मार्केट है, आज अगर हम बात करते हैं एमपी की, तो जिन चीजों की डिमांड एमपी में है, जो तरीके की चीजें हम एमपी में यूज करते हैं, हो सकता है कि उस तरीके की चीजों की जो पसंद दूसरी स्टेट में आप जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ और साउथ का एग्जाम्पल लीजिए, अगर नॉर्थ के लोगों की आप पसंद देखेंगे तो वो काफी अलग होगी और साउथ के लोगों की देखेंगे तो काफी अलग होगी। अब डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होने के पीछे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। वो तो जियोग्राफिकल कंडीशन भी हो सकती है कि नॉर्थ साइड का जो वेदर है वो कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंगली लोगों की चॉइस, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, वो सब कुछ डेवलप हो चुका है। और सेम चीज इन साउथ के साइड में जिस तरीके का क्लाइमेटिक सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली उनकी चॉइस एंड प्रेफरेंसेस हैं। तो लेकिन डिफरेंस इतना ज्यादा आ चुका है दोनों की चॉइसेस में कि दोनों चीजों के बीच में अगर आप चाहें कि एक सामंजस्य बैठे कि वही चीज नॉर्थ में भी चल जाए और वही चीज साउथ में, तो क्या पॉसिबल हो पाता है? हो पाता है पॉसिबल? डेफिनेटली वो चीज उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं रिलेटिविटी है चीजों में, प्रोडक्ट्स में रिलेटिविटी है, सापेक्षता है, लेकिन हर जगह की अलग अलग है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वहां की चीजें अलग है, वहां की चीजें डिफरेंट तरीके की हैं, और साउथ की बात करें तो साउथ की चीजें अलग है। अगर हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी के लोगों का जो टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस है वो हो सकता है मे बी सीजी के लोगों से फिर भी मैच करता हो, लेकिन यही चीज राजस्थान के लोगों से मैच ना करती हो। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस एंड प्रेफरेंसेस है। अब यहाँ पर रिलेटिविटी से क्या तात्पर्य है, सापेक्षता से क्या तात्पर्य? यहाँ पर जो बिजनेस है वो क्षेत्र के अनुरूप, आप अपने बिजनेस के आयाम को उस क्षेत्र के अनुरूप ढालते हो। आपने अगर एमपी में कुछ स्टार्ट किया है तो आप एमपी के लोगों को माइंड में रख के उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है। लेकिन फ्यूचर में आपको लगता है कि हमको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है इंडिया लेवल पर आपका जो स्टार्टिंग मोटिव था वो एमपी था, तो आपने जो भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जो भी चीजें बनाई हैं, वो एमपी के लोगों को ध्यान में रख के बनाई हैं। अब आप दूसरी जगह में जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है मे बी कि आपको पूरी तरीके से नए तरीके से चीजें स्टार्ट करनी पड़े। तो क्लियर है
कि चीजें कैसे रिलेटेड है। हमने जिस चीज को सोच के बनाया है वही चीज के हिसाब से ही हमने अपने सारे कार्य को रखा है। क्लियर है ये पॉइंट आपको? अब देखिए हम बात करते हैं चलिए अब हम पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यवसायिक वातावरण के आयाम। अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं या बिजनेस के वातावरण की बात करते हैं कि क्या क्या आयाम है, तो हमने उसको इंटरनल एक्सटर्नल के फॉर्म में जो समझा था ना, उसी चीज को यहाँ पर हम विस्तृत रूप में जानेंगे। विस्तृत रूप में जानने के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज माइक्रो एंड अनदर वन इज मैक्रो। अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो हम सूक्ष्मतम वातावरण की बात करेंगे, मतलब हम किसी भी चीज को एक छोटे और स्मॉल दायरे में रह करके समझेंगे कि छोटे छोटे रूप में उतना चीजें क्या हो रही है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उतना सूक्ष्म लेवल पर जाकर के देखेंगे। परंतु जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो दायरा जो है वो व्यापक हो जाता है या बड़ा दायरा हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए जब आप इसे समझेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि बेसिकली मीनिंग क्या है। अब देखिए माइक्रो एनवायरनमेंट या सूक्ष्म वातावरण की हम बात कर रहे हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने कुछ की पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे। अब देखिए माइक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला क्या लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट नंबर पे है सप्लायर या आपूर्तिकर्ता। आपको क्लियर है अभी तक हमने क्या पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट? आप खुद को इमेजिन कर चुके हैं ना, व्यापार के अंदर व्यापार का भाग है। व्यापार को अपने दिमाग में रखते हुए ही इस टॉपिक को समझिएगा तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में मैम बोल क्या रही हैं, क्योंकि हर पल यहाँ पर आपको बिजनेस 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 कंटिन्यूअसली यही सुनाई देने वाला है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी वही है लेकिन बार बार उसी के आयामों को हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं सप्लायर की या फिर आपूर्तिकर्ता की। बिजनेस में सप्लायर जो होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक कड़ी होता है और मेन कड़ी होता है, जिसे हम मेन कड़ी भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जो सप्लायर होता है ना वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हैं, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी भी चीज का, अगर आप इमेजिन करके देखिए कि आप जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं क्लोथिंग ब्रांड का, आपने किसी भी कपड़े का व्यापार शुरू किया है या आपने प्लांट उसका डाला है, तो आपको उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल जो चाहिए होगा, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, लाइक अगर जैसे क्लोथ जो है वो कपास से बनता है, कॉटन से बनता है, तो आपको वो रिक्वायर्ड होगा। तो जो बेसिक मटेरियल होगा आपको वो कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जो आपको वो बेसिक रॉ मटेरियल दे रहा होगा, हमने एग्जाम्पल किस चीज का लिया है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है क्लोथिंग ब्रांड का। क्लियर है? क्लोथिंग ब्रांड लिया है हमने, कोई भी XYZ, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड है आपका XYZ। अब इस क्लोथिंग ब्रांड को चलाने के लिए आपका जो सप्लायर होगा वो कौन होगा, जो आपको क्या देगा, रॉ मटेरियल। अब इस क्लोथिंग ब्रांड के लिए रॉ मटेरियल आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल आपका कॉटन हो सकता है, ठीक है, कॉटन आपका रॉ मटेरियल हो सकता है। जो जो चीजें आपको उसके लिए बेसिक लगेंगी वो चीजें। अब यहाँ पर सप्लायर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पर हम ये जानना चाह रहे होंगे कि बिजनेस के वातावरण में इसका क्या संबंध है, हम महत्व में इस चीज को सबसे पहले क्यों महत्वता दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जब कभी भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर है। बाहर से भी आप लोगों को यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है, अंदरूनी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका भी फर्क पड़ रहा है। तो जो एक्सटर्नल लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, और जो इंटरनली बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो सप्लायर क्या होता है, सप्लायर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सप्लायर डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने केवल सिंगल सप्लायर पर ट्रस्ट किया और आपने उसी से सप्लाई ली, और कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो आपको सप्लाई करने से डिनाई कर देता है या वो आपको सप्लाई करने के लिए असमर्थ हो जाता है, वो नहीं कर पाता कोई इमरजेंसी सिचुएशन आने के कारण, पर उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन, जो आपकी वर्किंग है, उसको आगे फॉर्म में कन्वर्ट करने की, अभी तो सिर्फ कॉटन आना है ना, कॉटन आने के बाद उसको आप मशीनरी लगा करके क्या करोगे, कपड़े के फॉर्म में बदलोगे, कपड़े के फॉर्म में बदलने के बाद जो भी उसका डिजाइन होगा वो करवाओगे, फिर फिनिश गुड्स में चेंज करा के पैकेजिंग करके होलसेलर के पास भेजोगे, होलसेलर के बाद रिटेलर, और रिटेलर के बाद कस्टमर। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट द थिंग इज कि ये सारी लंबी प्रोसेस के लिए जो पहला स्टेप है वो तो सप्लायर के माध्यम से आ रहा है।
अगर आपने सिंगल सप्लायर पे ट्रस्ट किया और वो सप्लायर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाया तो आपका पूरा बिजनेस ही रुक जाता है। आप ऑन टाइम डिलीवरी कभी भी नहीं कर पाएंगे अपने प्रोडक्शन की। तो आपको क्लियर है क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट का अर्थ है अवेयरनेस। आप चीजों के लिए अवेयर रह रहे हैं, आप बाहरी और आंतरिक वातावरण में क्या चेंज आ सकता है। सप्लायर्स की कहीं स्ट्राइक तो नहीं चल रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉम्पिटिटर्स हमारे सप्लायर को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा हो। तो आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखनी पड़ेगी, मार्केट में हमेशा अवेयरनेस बना के रखनी पड़ेगी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी या विपणन मध्यस्थता। अब देखिए आपने कोई भी बिजनेस किया, हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू लेके चलेंगे जो हमने लिया क्लोथिंग ब्रांड का। अब आप एक क्लोथिंग ब्रांड के ओनर हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको सप्लाई कराना चाहते हैं। आपने रॉ मटेरियल ले लिया सप्लायर के थ्रू, आपने वर्किंग कराई, आपने उसको फिनिश गुड्स में चेंज किया, बट आपको मीडिएटर्स चाहिए ना। मीडिएटर्स के थ्रू आप होलसेलर के पास उसको भिजवाएंगे, होलसेलर के बाद आप उसको रिटेलर के पास भिजवाएंगे या अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाएंगे। तो जो होलसेलर है, रिटेलर है या जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग प्रमोशन कराते हैं वो सब क्या होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी होते हैं। कौन होते हैं वो, विपणन मध्यस्थ होते हैं। अब देखिए आपको अपने ब्रांड का बहुत अच्छा मार्केटिंग करानी है, उसका बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट कराना है। तो आपने जिन जिन पर्सन्स को चुना, आपने जो जो चैनल मीडियम्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो या टीवी या इंटरनेट विद सोशल मीडिया, जिस भी मीडियम से उसको प्रमोट करना चाहा, अगर आपने वो करेक्ट चूज किया है तो आपका बिजनेस काफी ज्यादा बूम मार सकता है। टेक्नोलॉजिकली जो टाइम आ गया है उसमें सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप उसके थ्रू भी मार्केटिंग करवा सकते हैं अपने जो भी बिजनेस है उसकी। ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन चीजों के लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हम उन चीजों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वातावरण के अनुरूप जो चल रहा है उस चीज को अडॉप्ट करना ही अवेयरनेस को बढ़ाना है। क्लियर है। तो मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज वर्ल्ड। क्लियर है। थर्ड नंबर दैट इज कस्टमर या ग्राहक। बट ऑब्वियस है बिजनेस कर रहे हैं ना, बिना कस्टमर्स के हो जाएगा, कस्टमर्स तो चाहिए। आप डायरेक्टली अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं या आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो आप डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहे हैं बट आप फिर भी मीडिएटर्स के थ्रू, होलसेलर, रिटेलर्स के थ्रू तो मार्केट में लेकर के आ रहे हैं। कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस तो होगी, आपके कस्टमर्स होंगे। अगर आपने क्लोथिंग ब्रांड रखा है तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के लिए क्लोथिंग ब्रांड है आपका, कुर्तीज एंड जो भी है साड़ी, तो उन चीजों के लिए आपका टारगेटेड ऑडियंस फिक्स है, आपके कस्टमर हैं कि इंडियन मार्केट में इतना हमारा सप्लाई हो जाएगा। यू कांट इग्नोर कस्टमर्स। इसीलिए समय के हिसाब से जब डिमांड चेंज आती है, अगर लोगों का जैसे अगर वर्किंग लेडीज हो गई हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, पैटर्न है, स्टाइल है, फैशन है, वो चेंज हो गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली न्यू इनोवेशन करके नई चीजें भी बनाते हैं। क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, और वो ग्रोथ बिना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के कभी नहीं आएगी। इसीलिए इस एनवायरनमेंट को जानना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वी कांट इग्नोर द कस्टमर साइड। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, आप सभी समझ रहे हैं हम बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब व्यापारिक वातावरण। भाई वातावरण में जो जो होगा, वातावरण में हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं, सप्लायर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ना, हम हर किसी पे कैसे ध्यान को फोकस रख सकते हैं, हम हर किसी पे कैसे फोकस रख सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, खुद को अवेयर रखते हुए अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं। इसी चीज को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉम्पिटिटर्स, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भाई पॉपुलेशन बढ़ी है तो प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी ही ना, हर किसी को काम करना है, ठीक है। तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, हर फील्ड में बढ़ रहा है, आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आप एक, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। अब देखिए जो बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे या दूसरे अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की कर रहे होंगे या कोई भी अनदर एग्जाम, बट स्टिल वो भी पटवारी की परीक्षा देंगे आपके साथ।
तो कंपटीशन तो बढ़ जाता है। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है लेकिन अन्य व्यक्ति ने भी कम तैयारी नहीं की है, हो सकता है कि वो कम समय में ज्यादा चीजों को कवर कर ले। डरा नहीं रही हूँ मैं आप सभी को, मैं आप सभी को ये बता रही हूँ कि आप में अवेयरनेस कितनी जरूरी है। कंपटीशन अगर ज्यादा है तो आप सोचेंगे ना कि 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, एग्जाम कैसे क्रैक होगा। इसीलिए अपने मोटिवेशन को बनाए रखें और अपने पेपर की तैयारी जो है वो पूरी शिद्दत से कीजिए। क्लियर है? वी कांट इग्नोर कंपटीशन गाइज। नेक्स्ट, पब्लिक या जनता। अब हम कस्टमर की बात करें या हम किसी भी चीज की बात करें, बिजनेस में जनता तो ही है, सारा कार्य ही जनता जनार्दन के लिए हो रहा है, पब्लिक ही तो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, पब्लिक को तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस में गवर्नमेंट गाइडलाइन को भी मानते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन को भी मानते हैं कि पब्लिक को हम हार्म भी नहीं पहुंचा सकते। आपकी इंडस्ट्री में हो सकता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो जाकर के किसी रिवर में मिल रहा है और उस रिवर के जो वाटर है उसके ड्रिंकिंग कंजम्पशन से जो लोग हैं वहां के उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। तो आप ये भी नहीं कर सकते। क्या आप ये कर सकते हैं? लोगों को अगर उस चीज से हानि पहुंच रही है तो हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वी कांट इग्नोर पब्लिक फैक्टर। ऐसी कोई भी चीज मार्केट में कभी नहीं चलती। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, मैं उस प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं लूंगी, पर एक पर्टिकुलर जो शॉपिंग ऐप हम जिसे बोल सकते हैं, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा ही हमारे मतलब इंटरनेशनली, उसने कुछ ऐसे स्लीपर्स में, ठीक है, जो इंडियन जो हमारे डेटीज हैं उनके पिक्चर्स को लगा करके सेल करने के लिए डाला। बट इसके अगेंस्ट लोगों ने केस किया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही थी। हम उनको पूछते हैं तो यू कांट यूज देम इन स्लीपर्स। तो ये बहुत सी ऐसी भी चीजें आती हैं कि पब्लिक का ऑब्जेक्शन भी होता है, उनका बिजनेस मोटिव कुछ और होगा, पर पब्लिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पब्लिक की फीलिंग्स के साथ आप कभी भी नहीं खेल सकते। तो वी कांट इग्नोर पब्लिक। तो पब्लिक एनवायरनमेंट का आपको हमेशा ही ध्यान रखना होता है। चलिए, नेक्स्ट आता है मैक्रो एनवायरनमेंट या व्यापक वातावरण। अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें, अभी तक हमने क्या देखा था? हमने माइक्रो एनवायरनमेंट देखा था, सूक्ष्म रूप में चीजें जो कि मोस्टली इंटरनली रिलेटेड थी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम व्यापक रूप में देखेंगे। अब हम व्यापक रूप में जब देखते हैं ना, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा पॉलिटिकल एलिमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। राजनीतिक जो तत्व हैं वो किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑलवेज अफेक्ट ऑन बिजनेस। ऐसा आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी जो करंट गवर्नमेंट है, मैंने शायद आपको ये उदाहरण पहले भी दिया हो, जो करंट गवर्नमेंट है, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, करंट गवर्नमेंट जो है वो किस चीज पे फोकस करती है? मोस्टली आप देखिएगा जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, अगर आप सभी ने इस चीज को नोटिस किया हो, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन प्लेसेस का डेवलपमेंट कर रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो मध्य प्रदेश में उज्जैन जो महाकाल का मंदिर है, उज्जैन का जो कॉरिडोर है उसको इम्प्रूव किया गया, उसको डेवलप किया गया। जिस प्रकार अयोध्या, काशी और नेक्स्ट जो उनका प्रोजेक्ट है वो मथुरा और वृंदावन है। तो इन सारे प्लेसेस को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, तो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेसेस हैं, लोगों की आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन चीजों से क्या होगा? व्यापार पर क्या परिवर्तन आएगा? तो जो वहां के लोकल लोग होंगे, अगर महाकाल के मंदिर का प्रांगण इतना खूबसूरत बना है तो उसे देखने के लिए वो लोग भी जाएंगे जो पहले नहीं गए। उसका अपने आप में तो महत्व है ही है, क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, परंतु उसके साथ साथ नया कुछ परिवर्तन होने से जो पहले जा चुके हैं वो भी दोबारा विजिट के लिए जाएंगे, और जो कई नए लोग होंगे वो भी उस जगह में विजिट के लिए जाएंगे। जब आप विजिट करते हैं दैट मीन्स टूरिज्म बढ़ रहा है उस प्लेस का, उस स्टेट का टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है। तो जो उनको जब कस्टमर्स आते हैं, लाइक कस्टमर्स हुए ना, जो लोग जा रहे हैं देखने के लिए, रुकने जा रहे हैं, तो उनके रुकने के लिए व्यवस्था, तो वहां पर जो लॉज हैं, होटल्स हैं, उनका बिजनेस इंप्रूव हुआ। उनके रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्थाएं, उनके आने जाने के लिए कैब, टैक्सी, ऑटो जो भी हैं उनको बिजनेस मिला। लोग प्रसाद लेंगे तो वो जो शॉप वाले हैं, जो फूल माला एंड ऑल, उनका बिजनेस बढ़ा। तो छोटे से लेके बड़े स्तर तक कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ा। तो
तो व्यापार में परिवर्तन आया। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, वो अपने अपने एजेंडा को लेके आती है और उन चीजों को फुलफिल करती है। जो करंट पार्टी है वो क्या कर रही है हम सभी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकली भी चेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकली भी इंप्रूव होगी हमारी स्टेट अगर ये चेंजेस आ रहे हैं। तो क्लियर है आपको किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, इकोनॉमिक एलिमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर हम आर्थिक तत्व की बात करें तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक एलिमेंट इफेक्ट करता है। जैसे कि मार्केट में हमेशा इकोनॉमिकली चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है इकोनॉमिक रिलेटेड वो हमेशा चेंज होती है। गवर्नमेंट अपना एक ओन बजट लेके आती है ना एवरी ईयर, हमारा बजट भी यूनिट है ना, हम बजट को भी कवर करने वाले हैं, तब हम वहां पर इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। पर अभी आप इन शॉर्ट में समझिए कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो हमेशा इकोनॉमिकली बहुत सारी चेंजेस करती है, नॉर्म्स लेकर के आती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर आप इकोनॉमिक को ऐसे समझ सकते हैं कि हम उदाहरण के तौर पर माने कि बैंक्स जो है वो लोन देती है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि कोविड के बाद बैंक्स ने आफ्टर कोविड बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर बैंक ने क्या किया था, कोविड के बाद काफी कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन प्रोवाइड किए थे। बहुत से लोगों ने उस चीज का बेनिफिट लिया और उस चीज का बेनिफिट लेके अपने न्यू स्टार्टअप किया या जो वो लॉस में चल रहे थे उन लॉस को कवर किया। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इकोनॉमिकली चीजें भी अफेक्ट कैसे कर रही हैं, लोग लोन लेकर के किस तरीके से अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट में मिल रहा था तो आप उस कम इंटरेस्ट रेट में लेकर के आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। आप अगर अवेयर हैं कि चीजें कब कैसी क्या चल रही हैं तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे। तो इकोनॉमिकली जो चेंजेस हो रहे हैं वो चीजें भी आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल पाती हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब जिन लोगों ने वो लोन लेकर के बेनिफिट ले लिया होगा तो ले लिया होगा, इसे ही कहते हैं अवेयरनेस। अगर आप एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उन चीजों की जानकारी रखेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी हल हो जाएंगी, बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। कई बार हम अवेयरनेस न रख के बहुत ज्यादा परेशान होते रहते हैं और बस अपनी समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन उन समस्याओं में उलझने की जगह यदि हम थोड़ी सी जागरूकता को बनाए रखें, जानकारियों को इकट्ठा करें, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे ना, तो बहुत सी चीजें आपको लगेंगी कि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया अननेसेसरी का उन प्रॉब्लम्स में जूझ करके या परेशान होकर के। तो बी अवेयर सारी चीजों को लेकर के। देखिए सोशल एलिमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट। अगर हम सोशल या सामाजिक तत्व या हम सामाजिक तत्व की या सांस्कृतिक वातावरण की बात करें, देखिए हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम वी ऑल आर सोशल एनिमल। हम सभी समाज में रह रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो समाज के अनुरूप आपके व्यापार में क्या चीजें उचित है और क्या नहीं है, आपको हमेशा उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप उनके विरुद्ध जाकर के कभी भी कार्य नहीं कर सकते। तो आप जिस भी समाज में हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, जहां पर उठना बैठना है, अगर आप भारत में व्यापार कर रहे हैं तो आपको उन सामाजिक दायरों को जानना और समझना होगा। यहाँ के लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो बिलीव्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना होगा। आप दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहाँ के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, वहाँ के लोगों की जो बिलीफ सिस्टम है, जो उनके चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो सोसाइटी है वो हमेशा ही बहुत ही महत्व रखती है किसी भी व्यापार में। तो क्लियर है। कल्चर की बात करें तो हम सभी भारतवासी हैं। कल्चर ऐसा शब्द है ही नहीं जिससे हम सभी परिचित नहीं हो। हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति होती है, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। हमारी भारतीय सभ्यता के अनुरूप जो संस्कृति है वो हमारी है, जो विदेशी सभ्यता के अनुरूप है वो उनकी संस्कृति है। हर देश की, हर धर्म की, हर कल्चर की अपनी, हर स्टेट की डिफरेंट कल्चर्स आर देयर, जिन सबकी मल्टी डाइवर्सिटी में हम इंडिया में रहते हैं। तो हम सभी परिचित हैं कि कल्चर क्या होता है और कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है। हम जिस कल्चर में रहते हैं उसी के अनुरूप हम अपने बिजनेस में क्या चीजें बेटर कर सकते हैं, इन चीजों को हम इग्नोर नहीं कर सकते और उनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी या तकनीकी की बात करते हैं। तकनीकी जो एलिमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट,
ये तो हम सभी जानते हैं कि तकनीकी बहुत अधिक अपडेशन हुआ है, या टेक्नोलॉजिकल जो एलिमेंट है वो किस तरीके से बिजनेस पर अफेक्ट किया है। आप बाकी दूर तो छोड़िए, आप यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर को ही एग्जाम्पल मान के देख सकते हैं। पहले हम सभी किस प्रकार मिलते थे, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से मिलते थे। आप केवल जा करके फिजिकली ही क्लास लेते थे, पर अब आप किसी मोबाइल के थ्रू, टैब के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, जो भी आपने मीडियम चूज किया है, आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं। एडटेक का न्यू कल्चर आ गया है। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अब कोविड के टाइम पे इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आई। बहुत सारे जो छोटे छोटे इवन जो किड्स हैं, लाइक KG1, KG2, नर्सरी, वो सारे बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करनी सीख ली। हमने तो शायद स्कूल में बहुत टाइम के बाद, आई थिंक 9th या 10th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड में हमको कंप्यूटर रूम में लेकर के जाया जाता था, जहां पर हम शूज बाहर रिमूव करते थे और हमको सिर्फ दूर से देखने मिलता था, इवन टच भी करने नहीं मिलता था। बट अब आप देखिए कि नर्सरी का, KG1 का जो स्टूडेंट है, UKG का, वो भी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेता है पूरा टैब। तो कितना ज्यादा चेंज हो गया है। अगर लोगों के अंदर इस चीज को लेकर के अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो चीजें अपडेटेड नहीं कर पाएंगे। सेम इन बिजनेस, अगर हम बिजनेस में टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसको प्रमोट अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी समझ पा रहे होंगे कि वातावरण के अनुरूप ढलने के लिए तकनीक को भी बढ़ाना कितना अधिक आवश्यक है। क्लियर है? अब देखिए, लीगल एलिमेंट की हम बात करें। लीगल एलिमेंट किस प्रकार से, या वैधानिक तत्व। लीगल एलिमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं हम कभी भी सरकार से किसी भी प्रकार का पंगा नहीं ले सकते, है ना। जो भी रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, वो सारी चीजें हमको फॉलो करनी ही पड़ती हैं, उसके अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। कई बार कुछ न्यू अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, कुछ न्यू चेंजेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाती है। आपको अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए, और जो उन्होंने गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर वे कि आप उसमें कुछ भी कर पाए। जो गाइडलाइन आई है आपको उसको फॉलो ही करना है। क्लियर है? अब देखिए, लीगल एलिमेंट में मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बट लीगल एलिमेंट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोविड के ड्यूरेशन में बहुत सारे जो लोग थे जो IT सेक्टर में काम कर रहे थे, उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑफर मिला। वो लोग घर से अपने अपने होम, जो विलेज थे, जो भी सिटी थी, वहां से वर्क कर रहे थे। अभी सेज ने क्या किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुना होगा आप सभी ने। तो उन्होंने न्यू गाइडलाइन निकाली, अभी 3-4 डेज ही हुआ है, उनकी आप ओरिजिनल साइट पर चेक कर सकते हैं। उन्होंने न्यू गाइडलाइन दी है कि अगर कंपनी चाहे तो कंपनी अपने सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, जो भी उनके अंडर गाइडेंस में आते हैं, उन सारी कंपनीज को के जो एम्प्लॉइज हैं उनको परमानेंट भी वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर सकती है। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से लीगली चीजें चेंज होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कंपनी उस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रही है, क्या पॉलिसी मेकिंग कर रही है, बट गवर्नमेंट की गाइडेंस को वो इग्नोर नहीं कर सकते। मे बी उसमें बहुत सारा उनका भी बेनिफिट आ जाए। क्लियर है? अब देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंस है और महत्व है ना। अभी तक हमने सारी चीजों को जान तो लिया बिजनेस एनवायरनमेंट में, लेकिन जो इसका महत्व है वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको जानना है बस। क्लियर है? अब देखिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और नीति निर्माण। हम कभी भी बिजनेस में जब प्लानिंग करते हैं तो हम प्लानिंग में क्या करते हैं, हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं ना। प्लानिंग आप कर रहे हो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस ऑन गोइंग है तो आगे बढ़ाना है, बीच बीच में प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो प्लानिंग के टाइम पर आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है। अगर आप मार्केट से अवेयर नहीं है कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो क्या आप अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। आप अगर अपने दायरे को, अपने सोच के दायरे को सीमित रखेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो पाना संभव नहीं है। आपको अपने सोच के दायरे को विकसित करना पड़ेगा। तो पॉलिसी मेकिंग में आपको सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स अभी हमने पढ़े, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप बेस्ट पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। पॉलिसी मेकिंग तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्लानिंग ही, आप ये समझ लीजिए कि किसी कार्य की शुरुआत के लिए बोलते हैं ना कि अगर आपने पहला कदम रख लिया,
आपने प्लान कर लिया तो 50% काम आपका वहीं हो जाता है। यही चीज है, प्लानिंग का ही पार्ट है पॉलिसी। तो अगर आपने पॉलिसी करेक्ट की तो समझ लीजिए 50% काम आपका यहीं रिजॉल्व हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी या प्रतिस्पर्धा व्यू रचना। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में क्या आता है? सो मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर। अब कॉम्पिटिटर्स तो हैं, बट कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए और अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू हमारा बिजनेस जो है वो बना रहे मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स से उतना अफेक्ट ना हो, उस चीज के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजी है। क्या कॉम्पिटिटर्स आपके कुछ वीक पॉइंट्स को पकड़ करके उन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है, या वो कुछ न्यू ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के आ रहा है जो आपने अभी तक सोचे नहीं या अपडेटेड नहीं किया अपने बिजनेस में। तो यही सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आप कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, उसका पैटर्न और तरीका देख रहे हैं, ये जो आप स्टडी कर रहे हैं ना, ये आप बिजनेस एनवायरनमेंट को देख रहे हो, आप वातावरण को देख रहे हो कि असल में बाहर चल क्या रहा है, आप जागरूकता को ही तो बढ़ा रहे हो। तो क्लियर है? महत्व समझ में आया आपको? आप देखिए थर्ड पॉइंट, डायनेमिक अप्रोच। ये तो डायनेमिक अप्रोच। अब डायनेमिक अप्रोच, बिजनेस जो होता है क्या वो डायनेमिक नहीं होता? 100% डायनेमिक होता है। बिजनेस में ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिजनेस एक ही पैटर्न से चलता जा रहा है चलता जा रहा है। बिजनेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, मल्टी डाइवर्सिटी होती है। यही सारी चीजों को आपको मेंटेन करना है और डील करना है। इन्हीं चीजों के लिए तो आप बिजनेस के एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं ना। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ स्टेबिलिटी या स्थायित्व का अनुभव, अनुमान लगाना। एस्टिमेशन ऑफ स्टेबिलिटी, हमारा जो बिजनेस है वो कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा, ये क्या कह पाना संभव है? इतना आसान नहीं है कह पाना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो हमारा कितने टाइम तक सस्टेन रह पाएगा या कितने टाइम तक स्थिर रह पाएगा। पर हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि हमने आज बिजनेस ओपन किया है और कल बंद हो जाएगा। हम इतनी सारी स्टडी कर ही क्यों रहे हैं? हम मैनेजमेंट को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं बिजनेस में? इसीलिए तो इंक्लूड कर रहे हैं ना कि उसमें एक स्थायित्व आ पाए, वो बिजनेस हमारा कंटिन्यू बना रहे। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो चाहिए हमको, और हम वर्क भी उसके लिए कर रहे हैं। अगर आप मार्केट से अवेयर रहते हैं, अगर आप वातावरण को समझते हैं, जानते हैं और उसके अनुरूप जो परिवर्तन आवश्यक है वो करते हैं, तो ये समस्या आपको कभी भी नहीं आएगी और आपका जो बिजनेस है आप उसका एस्टिमेट लगाने में भी सक्षम बन पाओगे कि लगभग ये चीजों का जब हम एनालिसिस कर लेते हैं ना चीजों का, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगती हैं। तब आपका ये वाला जो पॉइंट है ना वो क्लियर हो जाता है कि एस्टिमेशन हम लगा पाएंगे कि एटलीस्ट इस स्ट्रैटेजी और इन चीजों के थ्रू हम इतने टाइम तक के लिए तो हमारी ड्यूरेबिलिटी जो है वो मार्केट में बनी रहेगी, स्टेबिलिटी हमारी बनी रहेगी। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस या परिस्थिति अनुरूप समायोजन। अब जो भी परिस्थितियां आई हैं, हम जब से यही तो जान रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसके अनुरूप स्वयं को ढालना है। अगर वातावरण का अध्ययन किया है, आपने मार्केट को समझा, तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आएगा कि हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है ना कि हमने जैसे कंपटीशन देखा ही नहीं, अगर हम कभी घर से बाहर निकले ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना कंपटीशन है, मार्केट में चल क्या रहा है। और अगर हम निकले हैं तो हम उस प्रतिस्पर्धा में भाग भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और रेस को जीत भी पाएंगे। किसी रेस में अगर दौड़ना है या अपने लक्ष्य को पाना है तो जाना पड़ेगा ना, रन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे और हम बिल्कुल भी स्टेप नहीं लेंगे तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है कि एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू सर्कमटेंसेस, जो सर्कमटेंसेस आएंगे, अगर आप अवेयर हो, आपने स्टडी किया है, बिजनेस को जाना है, उसके वातावरण को समझा है, तो आपके अंदर वो एडजस्टिंग नेचर आएगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप पॉलिसी मेकिंग में इस चीज का यूज कर पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए इमेज फॉर्मेशन या उज्जवल छवि। इमेज फॉर्मेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड की अपनी एक इमेज होती है मार्केट में। इमेज फॉर्मेशन, आप अपनी इमेज, ब्रांड इमेज खुद बनाते हैं। अब वो आप किस तरीके से बनाएंगे? आप मार्केट का जब एनालिसिस करेंगे, R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को चुनते हो कि ये हमारे कस्टमर्स हैं।
अब उनके बीच में आपको अपनी इमेज कैसे बनानी है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज कैसे बनानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना मोटो क्या रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एप्पल। एप्पल वो ब्रांड है जो अपने अकॉर्डिंगली इनोवेशन करता है, अपने अकॉर्डिंगली अपडेट करता है चीजों को। बाकी के ब्रांड्स के कंपैरेटिवली जो एप्पल है वो अपनी चीजों को, वो क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं जो बेसिक लेवल पर चल रहे हैं, वो उनको अपना कॉम्पिटिटर ही नहीं मानता, क्योंकि उसकी अपनी एक ब्रांड इमेज है, कहीं ना कहीं उसने अपनी एक इमेज फॉर्मेशन अलग से करके रखा हुआ है। हम ये भी नहीं, एप्पल का नाम सुनते ही हम ये भी नहीं जानना चाहते कि भाई क्या उसमें अपडेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस एप्पल ने कुछ न्यू वर्जन लेकर के आया है, इतना ही काफी होता है नया आईफोन लेने के लिए जो भी लेटेस्ट आया है। क्या लेटेस्ट उसमें ऐड हुआ है, क्या न्यू फीचर्स हैं, बच्चे ये भी नहीं जानना चाहते, ये भी नहीं समझना चाहते, बस उस पर इतना ट्रस्ट है क्योंकि उसने अपनी एक इमेज फॉर्मेशन करके रखी हुई है कि उसने अगर कुछ अपडेटेड किया है तो वो 100% अच्छा ही किया होगा, बेटर ही किया होगा, अपडेटेड ही आया होगा मार्केट में। तो ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को। देखिए, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट और व्यापारिक वातावरण का जो टॉपिक था इसको कवर किया। इसके माध्यम से व्यापार में क्या चीजें होती हैं, किसके अनुरूप होती हैं, क्या उसके डायमेंशंस होते हैं, इन सभी चीजों को समझा। अब हम अगली यूनिट, अपनी जो यूनिट 4 है उसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि अभी आपको इस यूनिट में थोड़ा सा कुछ और चीजों को, कुछ और आयामों को जानने की जरूरत है। अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीजों को जानेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है उसको एक पूर्णता मिल पाएगी। तो हम आगे का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।